तो अपनी कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले माँ भारती चैनल की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय एस्ट्रोलॉजी है। मेरे विचार से एस्ट्रोलॉजी नीड ऑफ आवर है। एस्ट्रोलॉजी एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। एस्ट्रोलॉजी सभी को पढ़नी चाहिए और आज इसको समझने के लिए, इस पर विचार करने के लिए हमारे साथ अनिल जैन साहब हैं, जिनको वैसे तो लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में लोग जानते हैं, क्योंकि ये 40 वर्षों से एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के इग्नू में प्रोफेसर भी हैं। और आपका ये प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एस्ट्रोलॉजी का सही ज्ञान कैसे दें। वर्तमान में सभी दुखी हैं, अच्छे दिन कब आएंगे इसकी चिंता सभी को लगी रहती है। हमारी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो ये भी सभी चाहते हैं। जैन साहब का कहना यह है कि जैसे कि योगा जरूरी है, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। और जैन साहब के बारे में तो मैं बता दूं कि जैन साहब एक जमाने में, जब 50 साल पहले रुड़की में पढ़ते थे लोगों के साथ, तब चश्मा लगाते थे और माइग्रेन से पीड़ित थे। आज की तारीख में एस्ट्रोलॉजी के चमत्कार की वजह से, एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान की वजह से न जैन साहब को कोई बीमारी है, न चश्मा लगाते हैं और न माइग्रेन का पेन है। इसके अलावा भी जैन साहब की अनेक उपलब्धियां रही हैं। मैं चर्चा को प्रारंभ करने से पूर्व आज के पैनल में जो 3 अन्य विद्वान जो हमारे रुड़की के सहपाठी ही हैं, उनके बारे में थोड़ा बता दूं। अरुण कुंद्रा जी यूएसए से जुड़े हुए हैं और एक सफल बिजनेसमैन रहे हैं। और बंगलौर से डीएम गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं, जो कि भारत सरकार में डायरेक्टर जनरल रहे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में के चेयरमैन रहे और यूपीएससी में के पैनल में इंटरव्यू बोर्ड में भी रहे और तमाम जानी मानी संस्थाओं से जुड़े रहे। और साथ ही हमारे राजेश ओबराय जी हैं दिल्ली से, जो कि मैकॉन जो स्टील अथॉरिटी की कंसल्टेंसी विंग है उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और रिटायरमेंट के बाद आपने एस्ट्रोलॉजी को इतना ज्यादा महत्व दिया कि जैन साहब के बाद अगर हमारे बैच में कोई एस्ट्रोलॉजी का ज्ञाता है तो राजेश ओबराय जी हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यूएसए विदेश में बैठे हुए हमारे अरुण कुंद्रा जी पहला प्रश्न पूछें जैन साहब से तो अच्छा रहेगा। नमस्ते आप सबको। सुधीर जी थैंक यू एंड थैंक यू जैन साहब एंड मित्रों। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा उस पर, लेकिन आप सबको, जैन साहब को तो सबको मैं कई सालों से जानते हैं। जैन साहब रुड़की में बहुत अच्छी स्टूडेंट थे, डिस्टिंक्शन ऑनर्स से इन्होंने किया, जो भी पढ़ाई करते थे बहुत अच्छी करते थे। तो आई एम श्योर इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की जो पढ़ाई की है वो भी उतनी ही अच्छी की होगी। मेरा सवाल जैन साहब से ये है कि जो इंजीनियरिंग है वो तो प्रत्यक्ष साइंस है, क्योंकि हमें साइंस में ये पढ़ाया जाता है कि आप जो देखते हो वही सच है। तो वो सब इतना पढ़ने और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में जैन साहब का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में कैसे हुआ? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ प्रत्यक्ष साइंस, या उसको हम साइंस कह सकते हैं, या प्रत्यक्ष नॉलेज। तो उसके ऊपर में मैं पूछूंगा कि जैन साहब क्या कहना चाहते हैं।
पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और खास तौर से जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, एंड देयर कैन नॉट बी ए मोर प्रीशियस अपॉर्चुनिटी देन दिस, बिकॉज आई एम मीटिंग विद ऑल ऑफ यू आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 decades एक्चुअली, सो इट्स रियली ए वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। अब जैसा आपने कहा ज्योतिष के बारे में, मैं तो एक, जैसा आपने कहा भी कि एक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, और मेरे फैमिली में भी कोई भी ABC भी नहीं जानता इस नॉलेज के बारे में। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग पास किया और मेरी सर्विस भी लग गई थी, शादी भी हो गई थी, तो एक दिन मैं घर पर गया ऐसे ही, और मेरी मदर ने एक हॉरोस्कोप निकाला मेरा, जो कि बहुत एक काफी लंबा हॉरोस्कोप था, जो रोल्ड वन पहले बनते थे, मैनुअली जो बनते थे। फिर मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई स्टार्टेड रीडिंग दैट हॉरोस्कोप, एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज ईच एंड एवरी वर्ड written in that horoscope was true to my life. I couldn't believe it was beyond my imagination actually. और मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि क्या नॉलेज है ये, कि जन्म के समय कोई लिख दे आपके बारे में पूरा का पूरा जो है। और फिर मैंने बहुत कोशिश की, दिल्ली में मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया, और दुर्भाग्य है कि कोई इस नॉलेज को सिखाने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर मेरा जो एक दिन एडवर्टीजमेंट देखा मैंने एस्ट्रो साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो मैंने जो है वो देखा कि वो एस्ट्रोलॉजी क्लासेस वहाँ होती हैं, तो मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ मैंने करीब 4 साल तक इसके बारे में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जब मेरी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पढ़ाइए। तो जब से मुझे आज 40 साल हो गए हैं, और मैं इस विद्या को पढ़ा रहा हूँ देश में विदेश में। और बहुत अच्छी बात है कि आजकल जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IAS हैं, IPS हैं, एंड इवन CEO फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, दे आर लर्निंग दिस नॉलेज। और जहाँ तक आपने मुद्रा जी ने कहा कि वो एब्सोल्यूट साइंस है, ये एब्सोल्यूट साइंस नहीं है। तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। जो आप साइंस की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में भी थ्योरी चेंज होती रहती है। और कोई भी, अगर हम मेडिकल साइंस की भी बात करें, तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम मालूम है कि इस बीमारी का क्या इलाज है, फिर भी लोगों की डेथ हो जाती है। हम इतने ब्रिज बनाते हैं, और कितने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम उसको जब डिजाइन करते हैं, उसके बाद भी ब्रिज कोलैप्स हो जाती है। तो नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। तो एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो लाइक एनी अदर नॉलेज। आई वॉन्ट गो इन टू द डिटेल कि साइंस है या आर्ट है, क्योंकि साइंस की भी जो डेफिनेशन है वो यही है कि एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं कहते, सोशल साइंस को साइंस नहीं कहते। और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है, ये तो हमें वेदों से प्राप्त हुआ है। अगर हम वेदों को मानते हैं, जो भी हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, और अगर हमें वेदों पर थोड़ा सा भी विश्वास है, जो कि शायद पूरी दुनिया करती है उस नॉलेज के ऊपर जो है। और ज्योतिष वॉज वन ऑफ द वेदांग ऑफ एट दैट टाइम। और 6 अंग माने गए थे वेदों के, और वो इसलिए बनाए गए थे कि ज्योतिष के बारे में लोग अच्छी तरह से, वेदों के बारे में लोग अच्छी तरह समझ सकें। And Jyotish was supposed to be the eyes of the Veda, eyes of the Vedas. It was given the most important role in the Vedic time. क्योंकि जितने भी जो वेदों में हमें हवन करना, मंत्रों का उच्चारण करना, वो बताया गया कि जब तक आप सही समय पर सही काम नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं। तो ज्योतिष वॉज मेंट फॉर फाइंडिंग आउट द ऑस्पिशियस टाइम फॉर ऑल दैट पर्पस। फिर धीरे धीरे इसका विकास होता रहा, और आज तो ये नॉलेज इतनी डेवलप हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपने एग्जाम्पल दूं तो बहुत दे ही सकता हूं, बट लोगों के बारे में भी बता सकता हूं, बट उतना शायद टाइम नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि ये तो मेरे सामने हुआ, या मैंने देखा कि मेरे जो हॉरोस्कोप है, मैं दिखा सकता हूं आपको कि जो भी उसमें एक एक वर्ड लिखा हुआ है, वो सही कैसे हो सकता है, कोई कैसे बता सकता है कि, तो कुछ अनलेस एंड अनटिल इट इज अ नॉलेज, नोबडी कैन टेल एक्चुअली। तो ये एक और जैसे सब्जेक्ट है, वैसे ही एक नॉलेज है, और मैं तो इसको कहता हूँ डिवाइन नॉलेज है। क्योंकि कोई मेडिकल साइंस आपको नहीं बता सकता जन्म के समय आपको कौन सी बीमारी होगी लाइफ में, किस लाइफ के पार्ट में जो है। और उसको जानकर हम बहुत कुछ उपाय कर सकते हैं, जो ज्योतिष का फायदा भी है। जैन साहब, थैंक यू सो मच। मेरा जो दूसरा सवाल जो है वो भी इसी तरह का है, कि वो सवाल ये है कि हमारे जैसे लोग जिनको बचपन से बताया गया है कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, और बाकी और कुछ नहीं काउंट करता, तुम कितना भी
दूसरी चीजें कर लो, एस्ट्रोलॉजी कर लो या वो कर लो, लेकिन जो मेहनत करोगे, हमारे कॉलेज का भी मोटो है श्रमम विना न किमपि साध्यम। बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? ज्योतिष इज टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्म। जो आप कर्म की बात कर रहे हैं वही हम ज्योतिष में सिखाते हैं। ज्योतिष नेवर टेल्स यू कि यू बिकम फेटलिस्टिक, एक्चुअली भाग्यवादी कभी नहीं बनाता, बल्कि ये तो एक गाइड करता है आपको। जैसे जो भी आपकी पोजीशन होती है बर्थ टाइम पर स्टार्स की, दे टेल यू व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन योर लाइफ। और जब आपको पता लग जाता है तो यू कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। अपने कर्म को सुधार कर यू कैन बी द मास्टर ऑफ योर ओन फेट। दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी टेल्स। एस्ट्रोलॉजी नेवर टेल्स कि जो हो गया वो हो गया, ये आपको भाग्यवादी बनाता है। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, जैसे गीता में भी कहा कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, फल अपने आप मिलेगा। वही ज्योतिष में कहता है, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कंडक्ट करिए, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। और हम तो रोज इतने एग्जाम्पल देखते हैं कि लोग, प्लैनेट की पोजीशन कुछ और बताती है और उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लिया। एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। हर किसी को सीखना चाहिए, बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है, और हम अपनी लाइफ को इसके द्वारा पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। और जब मैं अगर एग्जांपल देने लगूं आपको कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज सो एडवांस्ड। पहले तो आपको बर्थ के टाइम पता लग जाता है कि लाइफ के किस एज में किस बॉडी के पार्ट में क्या प्रॉब्लम होगी। और जब आपको पता है कि यू आर सस्पेक्टेड टू दिस एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो यू कैन मैनेज दैट प्रॉब्लम। जैसे हम लोग फॉरेन में वेदर फोरकास्ट देखते हैं, शाम को हर व्यक्ति वेदर फोरकास्ट देता है नेक्स्ट डे की, देन दे प्लान द डे अकॉर्डिंगली और सारा काम कर पाते हैं। वही एक लाइफ को प्लान करने के लिए इस विज्ञान का बहुत जरूरत है। और अगर हम करेंगे तो अपनी लाइफ को पूरी तरह से प्लान करके अपनी एफिशिएंसी है, अपनी प्रोडक्टिविटी है, उसको बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि यू कैन मेक योर लाइफ मच मच बेटर विद द यूज ऑफ दिस नॉलेज। थैंक यू सो मच इतना सुंदर तरह से समझाने के लिए। अभी मैं सुधीर जी को वापस देता हूँ। सुधीर जी, आप। Thank you very much, Mr. Kundra, for asking such beautiful and basic questions. Now I will invite Mr. D.M. Gupta to ask few questions regarding astrology right now. Thank you. हाँ, जैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने विगत 40 वर्षों में जो इस नई विधा के बारे में दक्षता प्राप्त की है, और स्पेशली रिटायरमेंट के बाद जो 10-11 साल से आप सोशल मीडिया के जरिए जनमानस से दूर दूर तक देश विदेश में जुड़े हैं, और उनके जो डाउट्स थे, शंकाएं थी, उनका निर्मूलन करते हुए उनको काफी अच्छी सलाह भी दी है। और अक्सर हम देखते हैं आपके सोशल मीडिया पर, आप आज इन मिनिस्टर साहब के साथ हैं, आज आप उन विभूति के साथ हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये जैन साहब भी हमारे साथ रहते थे, साथ साथ पढ़ते थे, खेलते थे, मस्ती करते थे, पिक्चरें देखते थे। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। लेकिन हाँ, मैं एक चीज, 2-3 सवाल मेरे जहन में हैं जो मैं अक्सर सोचता हूँ, लेकिन उसका मुझे संतोषजनक उत्तर समझ में नहीं आया। पहले तो मैं बता दूं कि मैं भी एस्ट्रोलॉजी में यकीन करता हूँ और ये पूरी तरह से मानता हूँ कि एक साइंस है। लेकिन मुश्किल यह है कि साइंस को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। जैसे नीम हकीम होते हैं, क्वैक्स बहुत ज्यादा हैं, और वो लोगों की भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके पैसा बना रहे हैं, इसलिए इसकी थोड़ी बदनामी भी हो गई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि दो चीज भगवान ने तय कर दी, हमारा भाग्य, मतलब डेस्टिनी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि अगर मेरा कोई चीज डेस्टिन्ड है, ये होना है, और आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसमें चेंजेस हो सकते हैं, सुधार हो सकता है, और पहले से मालूम पड़ सकता है, तो मेरा मानना यह है कि अगर ईश्वर चाहेगा तभी मुझे एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात होगी और उसके बताए हुए उपाय पे मैं अमल करूंगा। अगर वो भी डेस्टिनी नहीं है तो वो नहीं होगा। तो अल्टीमेट कंट्रोल ईश्वर का ही है, जिसको हम डेस्टिनी कहें या कुछ भी कहें। तो इसके बारे में आपका कहना है? क्योंकि अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो मैं ना एस्ट्रोलॉजर से मिलूंगा, ना उसकी सलाह मानूंगा, ना चीजें डेविएट होकर मेरे फेवर में आएंगी। तो अल्टीमेटली तो डेस्टिनी हुआ ना। पहले आई होप यू अंडरस्टैंड माई। आई अंडरस्टैंड एक्चुअली। पहली चीज तो आप ईश्वर को कभी ये मत समझिए कि वो नहीं चाहता कोई चीज।
ईश्वर तो कहता है कि ईश्वर ने हमको बेस्ट जो भी दुनिया में पॉसिबल था वो दिया। जो भी हमने खराब किया अपने आप किया, अपने एफर्ट से खराब किया। ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी का बुरा समझे या हमें मिलने ना दे, अपने कर्म को हमें रोके। और मैंने कहा कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है पूरा का पूरा कर्म के ऊपर ही आधारित है। और मैं आपको इतनी सारी एग्जाम्पल दूं, और मैं लेट मी टेल यू वेरी शॉर्ट स्टोरी एक्चुअली, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। एक गांव, पहले जैसे जमाने में एक गांव में बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पैदा होता है तो नेचुरली एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो वहाँ एक गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि उनका हॉरोस्कोप देखा और कहा कि ये बच्चा तो ये बिल्कुल लोगों के पेट पे चाकू चलाएगा, लोगों की मर्डर करेगा। और नेचुरली ऐसे बच्चे को कौन रखना चाहेगा। तो परिवार वालों को बहुत एक खराब लगा। उन्होंने उन्होंने कहा हम ऐसे बच्चे को नहीं रखेंगे जो हमारा नाम बदनाम करे। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी इसको आप अपने पास ही रखिए, हम तो जाते हैं यहाँ से। और बहुत छोड़कर वो चले गए उसको। और करीब जब 20-25 साल के बाद जब वो वहीं उसी स्थान पर आकर गुजरे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बना हुआ है, और वो गुरुजी ने बहुत बड़ा आश्रम बना लिया अपना। तो वहां गए वो और गुरुजी से मिले, और गुरुजी ने कहा कि उस डॉक्टर को बुलाओ हॉस्पिटल से जो है। एंड ए डॉक्टर केम फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो गुरुजी ने कहा पहचानो इसको। तो उसने कहा नहीं हम तो नहीं पहचानते। नो योर सन एक्चुअली, जिसके बारे में हमने बताया था आपको। तो बहुत नाराज हुए वो। उन्होंने कहा गुरुजी ने तो हमें बहुत बड़ा धोखा किया, गुरुजी ने तो हमको गलत बताया। तो पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तो गुरुजी ने कहा काम वही कर रहा है असली, पेटी पर चाकू ही चला रहा है, लेकिन उसकी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब वो पेट पर चाकू जीवन लेने के लिए नहीं चला रहा, जीवन देने के लिए चला रहा है। तो उसके जो संस्कारों से, उसका जो एनवायरनमेंट से, उसके जो उपाय करने से दे हैव कंप्लीटली चेंज द डायरेक्शन। अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए, तो आपने तो गाइड किया, जब प्लैनेट की पोजीशन देखकर आपको पता लगा कि इस तरह की चीज होने की संभावना है। अब आपने उसको थोड़े से कर्म करके, थोड़े से अपने एफर्ट करके उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया। एंड दिस इज व्हाट एवरी फिलॉसफी, एवरी रिलीजन सेज कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ। आपको थोड़े एफर्ट्स जरूर करने पड़ेंगे, और बिना एफर्ट्स के तो देखिए कुछ भी नहीं हो सकता। जज साहब मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ भी तो भाग्य साथ में आया है, डेस्टिनी आई है, क्योंकि मेरी डेस्टिनी में ऐसे लोगों का संगत लिखी थी जिन्होंने मुझे करेक्ट कर दिया। अगर वो नहीं भाग्य में नहीं होता तो करेक्शन भी नहीं हो पाती। नहीं नहीं, ऐसे तो फिर भाग्य में तो वो पैदा ही नहीं होता। यहाँ पर जो पैदा नहीं होता, तो इतना आप भाग्य के ऊपर निर्भर मत करिए। भाग्य तो जो आप पैदा हुए, आपने जो पिछले जन्म तक के कर्म किए, उसका लेखा जोखा है। उसके बाद भगवान ने, अगर मैं 100% नहीं कहूँ तो कम से कम 50-60% आपको फ्री विल दी हुई है। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं।